हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बात कर रहे थे न्यूटन की गति के नियमों पर आधारित प्रश्नों को सोल्व करने के। तो हम एक केस देख चुके थे जिसमें पिंड साम्यावस्था में था, और एक और केस देख लिए थे जब पिंड त्वरित अवस्था में था। लेकिन जब हमने त्वरित अवस्था में गति करे पिंड का अध्ययन किया, उसमें हमने अभी तक केवल एक ही पिंड देखा था। आज फिर अपन क्या करेंगे, त्वरित गति करे पिंड का अध्ययन करेंगे, उस पर लगने वाले बल देखेंगे, उसका त्वरण निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज आपके जो सिस्टम दिया होगा उसमें एक से ज्यादा पिंड होंगे। तो सबसे पहला उसमें भी अपन सबसे सिंपल केस देखते हैं, जब दो या दो से अधिक पिंड एक दूसरे के संपर्कित हो। बोले तो पिंड एक दूसरे को क्या कर रहे हो, टच कर रहे हो। ठीक है, तो अपन न्यूटन की गति के नियमों पर आधारित प्रश्न सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें अपन अब केस देख रहे हैं जब पिंड एक दूसरे के संपर्कित हो। बोले तो एक दूसरे को टच कर रहे हो। तो वैसे अपन लोगों ने बोला था कि जब भी इस तरह के प्रश्नों को हल करना है, हमारे पास एक सेट प्रोसेस है, हम उस प्रोसेस को, उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। और जब किसी सिस्टम के अंदर दो या दो से अधिक पिंड होंगे तो हम क्या करेंगे, उनमें से सबसे पहले किसी एक पिंड को चुनेंगे, फिर दूसरा स्टेप क्या है, उस पर लगने वाले सारे बल प्रदर्शित करेंगे, उसका फ्री बॉडी डायग्राम। तीसरा स्टेप क्या है, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, उस पर लगने वाले सारे बल प्रदर्शित करेंगे। चौथा स्टेप क्या होगा, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार उस पर न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार समीकरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि उस पर लगने वाला परिणामी बल किसके बराबर होगा, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। अपन फिर क्या करेंगे, पांचवा स्टेप, इस समीकरण को तोड़ देंगे दो लंबवत दिशाओं में, एक होगी त्वरण की दिशा और एक होगी त्वरण के लंबवत दिशा। बोले तो आपके पास कितने समीकरण आ गए, दो समीकरण आ गए। फिर आप क्या करेंगे, अब वापस यही प्रोसेस रिपीट करेंगे किसी दूसरे पिंड के लिए। अब अपन क्या करेंगे, उस सिस्टम में आप कोई दूसरा पिंड चुनेंगे, फिर वापस उस पर लगने वाले बल प्रदर्शित करेंगे, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे सारे बलों को प्रदर्शित करते हुए। फिर क्या करेंगे, उस पर लगने वाला परिणामी बल बराबर उसका द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल। फिर समीकरणों को, इस समीकरण को तोड़ देंगे दो लंबवत दिशाओं में, त्वरण की दिशा और त्वरण के लंबवत। ऐसा ही सारे के सारे प्रोसेस, ये सारे के सारे स्टेप ऐसा अपन क्या करेंगे, सभी पिंडों के लिए कर लेंगे। तो आपके पास समीकरण प्राप्त हो जाएंगे अलग अलग पिंड के लिए, उनको सोल्व कर लेंगे, निकाय का या पिंड का त्वरण निकाल लेंगे, और जो भी बल आपको वो किसी वस्तु पर बताना है वो बल आप उस पर निकाल लेंगे। तो अपन सबसे सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, जब पिंड एक दूसरे के संपर्कित हो। पहला क्वेश्चन, जब केवल दो ही पिंड हो, जब केवल दो ही पिंड हो, तो आपको ये एक सिस्टम दे रखा है। ये पिंड क्षैतिज धरातल पर है, एक का द्रव्यमान m1 है और जो दूसरा पिंड है इसका द्रव्यमान कितना है, m2 है। दोनों पिंड एक दूसरे को टच में कर रहे हैं, एक दूसरे के संपर्कित है। अब आपसे बोला जाता है कि इस पर आप जब बल लगाएंगे, इस m1 पर मैंने क्षैतिज बल लगाया F, तो आपको क्या बताना है, इनका त्वरण बताना है और इनके मध्य लगने वाला अभिलंब प्रतिक्रिया बल बताना है। तो क्या करेंगे, जब अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखिएगा, ये M1 है और ये M2 है। जैसे आप इस पर बल लगाएंगे तो नो डाउट ये बात है कि ये दोनों के दोनों पिंड साथ चलेंगे। बोले तो दोनों का त्वरण समान होगा, और कौन सी दिशा में होगा, इस दिशा में। जब आप बल इधर लगाएंगे तो दोनों के दोनों क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज तल पर समान त्वरण से चलेंगे। अब आपको ये त्वरण बताना है, साथ साथ इनके मध्य लगने वाला अभिलंब प्रतिक्रिया बल आपको बताना है। तो इसको सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, इन दोनों पिंडों में से अपन क्या करेंगे, एक पिंड को चुनेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने इस M1 को चुन लिया, इस M1 को चुन लिया,
अब मेरा टारगेट क्या होगा, पहला स्टेप था सेलेक्ट द बॉडी, M1 सेलेक्ट कर लिया। दूसरा टारगेट क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट बॉडी, इस पर लगने वाले सभी बल प्रदर्शित करने। तो देखते हैं M1 पर कौन कौन से बल लग रहे हैं। तो M1 पर एक तो बल लगा, कौन सा बल लगा, गुरुत्वीय बल। M1 जी आपकी पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करेगी। इस बल की वजह से जैसे ये नीचे जाना चाहेगा, ये इस धरातल को टक्कर करेगा नीचे की तरफ, तो धरातल पर एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगेगा, धरातल पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगेगा किधर की तरफ, नीचे की तरफ। जैसे ये M1 धरातल को नीचे दबाएगा, धरातल इसको नहीं छोड़ेगा, धरातल इस पर क्या करेगा, ऊपर की तरफ बल लगाएगा। ठीक है, तो ये M1 पर धरातल के कारण लगने वाला अभिलंब प्रतिक्रिया बल हो गया। इस बल F की वजह से जैसे ही M1 क्षैतिज धरातल पर आगे बढ़ना चाहेगा तो बढ़, M2 से भिड़ेगा, M2 को भिड़ते ही यह M2 पर एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगाएगा। N2 ये किस पर है भैया, M2 पर है, किसके कारण है, M1 के कारण। जैसे ही M1 M2 को धक्का मारेगा, भिड़ेगा, M2 नहीं छोड़ने वाला, ये M2 भी M1 पर क्या करेगा, अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगाएगा। तो ये किस पे हो जाएगा, M1 पर। ठीक है, और कोई बल लग रहा है M1 पर, नहीं, केवल यही बल लग रहे हैं। तो अब अपना तीसरा स्टेप क्या था, M1 का क्या कर देंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1, तो ये M1 हो गया भैया। देखिए इस पे कौन कौन से बल लगे, एक तो लगा गुरुत्वीय बल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, आपने इस पर बल लगाया F। ठीक है, इस बल की वजह से जैसे ये आगे जाना चाहे इसने M2 को टक्कर मारी, तो M2 की वजह से इस पर एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगा N2, और गुरुत्वीय बल की वजह से जैसे ये नीचे जाना चाहता था, M1 ने नीचे धरातल को टक्कर मारी, तो धरातल ने इसको ऊपर की तरफ टक्कर मारी, तो ये हो गया M1। ठीक है, यही सारे बल लग रहे हैं और इसका त्वरण इस दिशा में। ठीक है, मैं अभी एक स्टेप बाय स्टेप कर देता हूं, फिर बाद में मैं थोड़ा सा फास्ट कर लूंगा M2 के लिए। तो तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप क्या था, न्यूटन की गति के नियम के अनुसार समीकरण लिखे। तो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि इस पर लगने वाला परिणामी बल, इसको F1 बोल देता हूं, M1 पर लगने वाला परिणामी बल क्या होगा, क्या होगा, इस M1 पर लगने वाले सभी बलों का सदिश योग। ये तो अध्यारोपण के सिद्धांत से भैया, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से यही परिणामी बल किसके बराबर होगा, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। गौर फरमाइएगा, जब आप ये बल लगाएंगे तो M1 और M2 साथ चलेंगे, तो दोनों का त्वरण क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, तो ये आपके पास गति के द्वितीय नियम के आधार पर समीकरण आ गए कि कुल बल ये हुआ इन सब बलों का सदिश योग, और ये किसके बराबर हो गया, द्रव्यमान इंटू त्वरण के। हम क्या करेंगे, सदिश समीकरण को तोड़ देंगे, वियोजित कर देंगे। ये क्या आ गया, इस M1 पर लगने वाला परिणामी बल आ गया। हम क्या करेंगे, इस सदिश समीकरण को तोड़ देंगे, वियोजित करेंगे दो लंबवत दिशाओं में, एक तो त्वरण की दिशा जिसको हम x दिशा बोल देंगे, एक त्वरण की लंबवत दिशा जिसको हम y बोल देंगे। आप यहाँ पर x और y बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी x और y बना सकते हैं। तो ये x दिशा हो गई और ये क्या हो गई, y दिशा। ठीक है कि ये बात क्लियर। तो भैया लोगों, जब हम इस समीकरण को तोड़ेंगे, त्वरण की दिशा, त्वरण की दिशा को हमने क्या बोल रखा है, x दिशा। ठीक है, तो ये परिणामी बल हो गया, M1 पर लगने वाला परिणामी बल हो गया x दिशा में। तो M1 पर लगने वाला परिणामी बल x दिशा में निकालना है, तो इन सबका घटक लेना पड़ेगा x दिशा में। इस f का x दिशा में घटक f का f, M1 का बताओ फटाफट 0, M1 जी का 0, N2 का N2, लेकिन ऋणात्मक दिशा में बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण।
त्वरण का त्वरण की दिशा में घटक क्या आएगा, सेम टू सेम। तो F माइनस एन टू इक्वल टू कितना हो गया, m1a, समीकरण नंबर 1। अब अपन एक और समीकरण बनाएंगे, त्वरण के लंबवत दिशा में, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, y दिशा, और इसको हम ऊर्ध्वाधर दिशा भी बोल सकते हैं, और इसको क्षैतिज दिशा भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्षैतिज दिशा और ये ऊर्ध्वाधर दिशा, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। जब त्वरण की लंबवत दिशा अर्थात y दिशा अर्थात ऊर्ध्वाधर दिशा में बात करेंगे, तो परिणामी बल हुआ y दिशा में, m1 पर लगने वाला परिणामी बल हुआ त्वरण के लंबवत दिशा में। तो भैया परिणामी बल इन सबका सदिश हो गए। तो जब आप इसका y दिशा में घटक निकालो तो ये इनके भी y दिशा में घटक, f का y दिशा में घटक कितना आएगा, 0, क्योंकि f तो क्षैतिज दिशा x दिशा में है। n1 का y दिशा में घटक, n1 का n1 धनात्मक y में तो प्लस आ जाएगा। ये mg का y दिशा में घटक, mg y दिशा में ये पूरा का पूरा, लेकिन ऋणात्मक इसलिए माइनस, n2 का y दिशा में घटक कितना आ गया, 0 बराबर द्रव्यमान इनटू त्वरण। तो भैया त्वरण का त्वरण के लंबवत दिशा में घटक कितना आएगा, 0। तो यहां से समीकरण आ गया n1 बराबर क्या आ गया, m1g, अर्थात धरातल के कारण इस पर लगने वाला अभिलंब प्रतिक्रिया बल इस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के बराबर हो गया। m1 का खेल खत्म हुआ, अब m2 पर आते हैं। देखते हैं m2 पर कौन कौन से बल लग रहे हैं। भाई m1 के लिए सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए, अब ये कि ये स्टेप्स दूसरे पिंड के लिए करने पड़ेंगे। तो देखिए m2 पर कौन कौन से बल लग रहे हैं। m2 पर एक तो बल लगेगा, कौन सा बल लगेगा, गुरुत्वीय बल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। जैसे इस बल की वजह से ये धरातल को नीचे की तरफ दबाएगा, ये धरातल को नीचे की तरफ दबाएगा, तो ये धरातल पर बल लगा किसके कारण, m2 के कारण। धरातल पर बल लगा m2 के कारण, क्योंकि इस m2g की वजह से ये नीचे जाना चाहेगा। जैसे ही नीचे जाना चाहेगा ये धरातल को दबाएगा, तो धरातल इसको छोड़ेगा नहीं। तो धरातल की वजह से बिल्कुल परिमाण में समान दिशा में विपरीत इस m2 पर बल लग जाएगा। m2 पर और कौन सा बल लग रहा है, m2 पर एक m1 की वजह से लग रहा है, क्योंकि जैसे इस बल F की वजह से m1 आगे जाना चाहा, आगे m2 था तो इसने m2 को टक्कर मार दी। तो इस m2 पर 3 बल लगे, पृथ्वी के कारण गुरुत्वीय बल, धरातल के कारण n3 और इस m1 के कारण ये n2। ठीक है साहब। तो अब अपन क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं किसका, किसका, m2 का। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m2। तो भैया लोगों ये आपका m2 है, देखिए इस m2 पर कौन कौन से बल लगे। एक तो लगा गुरुत्वीय बल m2g नीचे की तरफ, एक लगा m1 की वजह से अभिलंब प्रतिक्रिया बल, और एक धरातल की वजह से लगा अभिलंब प्रतिक्रिया बल। नो डाउट ये m2 भी क्षैतिज दिशा में ही m1 के साथ त्वरित गति करेगा, दोनों साथ साथ चलेंगे। ठीक है, अर्थात इसमें भी त्वरण क्षैतिज दिशा में ही होगा। तो अब की बार मैं क्या करता हूं, इन सारे स्टेप्स को खाता हूं और डायरेक्ट लिखता हूं। अगर मैं त्वरण की दिशा में बात करूंगा, त्वरण की दिशा में देखिए, त्वरण की दिशा में परिणामी बल कितना हुआ, क्या m2g का कोई घटक आएगा, नहीं आएगा। क्या n3 का कोई घटक आएगा, नहीं आएगा। क्या n2 का घटक आएगा, पूरा का पूरा ही आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, त्वरण की दिशा बोले तो क्षैतिज दिशा, बोले तो x दिशा में जो परिणामी बल आया m2 पर लगने वाला परिणामी बल x दिशा में, वो केवल किसके बराबर आया, इस n2 के बराबर आया। और यही परिणामी बल किसके बराबर होगा, द्रव्यमान इनटू त्वरण। त्वरण का त्वरण की दिशा में घटक पूरा का पूरा। अब की बार मैंने ये समीकरण नहीं लिखी, अगर मैं ये समीकरण लिखता तो क्या लिखता, F2 वेक्टर बराबर m2g वेक्टर
प्लस n3 वेक्टर प्लस n2 वेक्टर, फिर तोड़ता तो फिर मेरे पास ये समीकरण आती है। यहाँ मैंने ये 2-3 स्टेप खाली और डायरेक्ट लिख दी। तो भैया लोगों n2 बराबर कितना हो गया m2a, समीकरण नंबर 3। त्वरण के लंबवत दिशा अर्थात y दिशा अर्थात ऊर्ध्वाधर दिशा की बात करूं तो भैया लोगों मेरे को एक बात पता है कि इस दिशा में त्वरण है, तो इस दिशा में त्वरण कितना होगा, 0, क्योंकि त्वरण के लंबवत दिशा में घटक 0 है। इस दिशा में त्वरण 0 है तो इस दिशा में परिणामी बल भी 0 होगा। ठीक है कि नहीं बात? तो देखते हैं कि इस वाली दिशा में कौन कौन से बल लगे। तो भैया देखिए इस दिशा में कौन कौन से बल लगे, m3 का y दिशा में घटक पूरा का पूरा, m2g का भी पूरा का पूरा, इस n2 का कोई घटक नहीं आएगा क्योंकि इस दिशा में अर्थात y दिशा में केवल 2 ही बल लगे, एक तो n3 ऊपर और एक m2g नीचे। चूंकि y दिशा में त्वरण के लंबवत दिशा में परिणामी बल 0 है, इसलिए ऊपर की तरफ लगने वाला बल बराबर नीचे की तरफ लगने वाला बल। तो अगेन मैंने डायरेक्ट ये नहीं लिखा और डायरेक्ट ये लिख दिया। आप चाहे तो स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर सकते हैं। तो आपके पास 4 समीकरण आ गए, 1, 2, 3 और 4। इन चारों समीकरण की सहायता से आप त्वरण निकाल सकते हैं। तो बोल फरमाइएगा 1 और 3, समीकरण 1 और समीकरण 3 को अगर मैं जोड़ दूं, समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ दूं तो n2 से n2 कैंसिल, तो f बराबर कितना आ गया, LHS LHS जोड़ा ना तो n2 से n2 तो कैंसिल, तो यहाँ केवल क्या रह गया f बराबर कितना हो जाएगा m1a प्लस m2a, जिसमें से a कॉमन आ गया तो a की वैल्यू कितनी हो गई f अपॉन m1 प्लस m2। तो ये निकाय में उत्पन्न त्वरण आ गया। अब अगर आपको इन दोनों के मध्य लगने वाला अभिलंब प्रतिक्रिया बल बताना है, ये वाला अभिलंब प्रतिक्रिया बल तो आ ही गया n1 mg n3 m2g, ये तो आपको प्राप्त हो ही चुके हैं n1 और n3। अगर आपको n2 निकालना है तो इस a का मान कहां रख दिया जाए, समीकरण 3 में, तो a का मान समीकरण 3 में लिख देंगे। तो भैया n2 इक्वल टू कितना हो जाएगा m2 f अपॉन m1 प्लस m2। तो ये क्या हो जाएगा m1 और m2 के मध्य लगने वाला अभिलंब प्रतिक्रिया बल। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर फिर थोड़ी सी और स्पीड बढ़ाने की बात करूं तो जब पिंड क्षैतिज दिशा में गति कर रहा है और पिंड और धरातल के मध्य कोई संपर्क नहीं है तो आप चाहे तो इस अभिलंब प्रतिक्रिया बल और इस गुरुत्वीय बल को भूल सकते हैं, क्योंकि इनका क्षैतिज दिशा में कोई भी घटक नहीं आएगा, तो इनका कोई भी काम नहीं है इस त्वरण को प्रदान करने में। तो आप चाहे तो केवल क्षैतिज बल ही देख सकते हैं, आपको ये बल बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर धरातल और पिंड के मध्य घर्षण बल होगा और चाहे पिंड क्षैतिज दिशा में भी गति कर रहा होगा तो इन बलों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब धरातल और पिंड की सतह के मध्य घर्षण बल होगा तो जब आप घर्षण वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां आप देखेंगे कि घर्षण बल संपर्क सतहों के मध्य लगने वाले अभिलंब प्रतिक्रिया बल पर निर्भर करता है। तो वहां आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ घर्षण बल भी आएगा और उस घर्षण बल का मान इन पर निर्भर करेगा, और इन पर निर्भर करेगा तो आपको n1 और n3 निकालने पड़ेंगे। लेकिन जब धरातल और पिंड के मध्य कोई घर्षण नहीं है, बिल्कुल स्मूथ सतह है, तो आप चाहें तो इनको ना भी बनाए तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि आप देखिएगा त्वरण में n1 और n3 का कोई काम नहीं आया। ठीक है कि नहीं बात? क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर दिशा में, इनका क्षैतिज दिशा में कोई घटक नहीं है। हालांकि जब घर्षण होगा तब भी इनका क्षैतिज दिशा में कोई घटक नहीं होगा, लेकिन आप देखेंगे कि घर्षण बल क्षैतिज दिशा में लगेगा और घर्षण बल का मान इन पर निर्भर करता है। इस वजह से इनको आपको निकालना पड़ेगा वहां पर, लेकिन यहाँ पर आपको इनको निकालने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तो निकाल के बता दिया, लेकिन आप स्पीड बढ़ाना चाहे तो आप इन समीकरणों को भूल सकते हैं, ये निकालने की आपको आवश्यकता नहीं।
ठीक है। और अगर मैं एक और चीज बोलूं, क्या बोलूं, कि अगर ये दोनों पिंड समान त्वरण से गति कर रहे हैं तो आप स्पीड बढ़ाने के लिए एक और काम कर सकते हैं, इन दोनों को एक पूरा निकाय मान ले, इन दोनों को मिलाकर एक निकाय मान ले। बोले तो आपकी निकाय का द्रव्यमान कितना है, m1 प्लस m2, या दोनों को मिलाकर एक पिंड मान ले, दोनों को मिलाकर एक पिंड मान ले। अरे ये पिंड होता है ना, ये पिंड भी दो पिंड से मिलकर बना नहीं, तीन पिंड से मिलकर बना नहीं, चार पिंड से मिलकर बना। अगर मैं इस पिंड को हथौड़ा मार के तोड़ूं तो ये टुकड़ा है, तो ये मैं बोल सकता ना ये चार पिंडों से मिलकर बना है। तो इसी तरह से मैं बोल सकता हूं ये पिंड इन दो पिंडों से मिलकर बना है। तो मैंने कहा कि इन दोनों को मिलाकर एक पिंड मान लिया, जिसका द्रव्यमान कितना हो गया, m1 प्लस m2। और चूंकि इन दोनों को मिलाकर मैंने एक पिंड मान लिया, तो इनके बीच में जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल लग रहा था n2 और n2, ये परिमाण में समान दिशा में विपरीत होने के कारण निरस्त हो गए। बोले तो जैसे मैंने इनको मिलाकर एक पिंड मान लिया, अब ये दोनों बल कोई काम के नहीं है, क्योंकि ये इस सिस्टम के क्या बन जाएंगे, आंतरिक बल बन जाएंगे। आंतरिक बल क्या होंगे, इस पर अपन एक दिन और ढंग से डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही अपन ने इन दोनों को मिलाकर एक निकाय मान लिया, तो इनके मध्य लगने वाले बल को कंसीडर नहीं करेंगे, तो अपन अब बोलेंगे कि ये एक पिंड है पूरा का पूरा, जिसका द्रव्यमान कितना है, m1 प्लस m2। इस पर लगा बल कितना, F। इस पिंड पर एक और बल लगा, कौन सा, गुरुत्वीय बल कितना लगा, m1 प्लस m2 इंटू जी। अरे इस पिंड का द्रव्यमान कितना है, m1 प्लस m2, ठीक। और इस गुरुत्वीय बल की वजह से जैसे ये नीचे जाना चाहेगा, ये धरातल को नीचे दबाएगा, तो धरातल इसको ऊपर की तरफ दबाएगा, ठीक बात है कि नहीं। तो अब इस बल की वजह से ये पिंड इस दिशा में त्वरित गति करा, कितने से, a त्वरण से। तो इस पूरे पिंड पर कितने बल लगे, 3। लेकिन जब मैं इन तीनों बलों का त्वरण की दिशा में घटक लूंगा, तो इनका तो कोई घटक नहीं आएगा, ये घटक पूरा का पूरा आ जाएगा। तो F बराबर कितना हो जाएगा, ये परिणामी बल हो गया त्वरण की दिशा में, और परिणामी बल त्वरण की दिशा में किसके बराबर होगा, पिंड का द्रव्यमान और त्वरण का त्वरण की दिशा में घटक। तो पिंड का द्रव्यमान कितना है, m1 प्लस m2, और त्वरण का त्वरण की दिशा में घटक कितना है, a। अरे मैं फिर एक चीज खा गया, मैं बोलता परिणामी बल इन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होगा, एक स्टेप खाते ही पूरे उड़ जाते हैं, बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है ना। मैंने कहा इन सबको तोड़ दो, त्वरण की दिशा में त्वरण के लंबवत, इसका घटक 0, इसका घटक 0, तो केवल F का घटक पूरा का पूरा आ गया, और त्वरण का घटक भी पूरा का पूरा आ गया। तो ये समीकरण आ गई, कहां गई, कहां गई, ये सब स्पीड बढ़ाने के हिसाब से बात कर रहा हूं, क्लियर। तो a बराबर F अपॉन m1 प्लस m2 आ गया। और त्वरण के लंबवत दिशा की बात करें तो इसका कोई घटक नहीं आएगा, ये पूरा का पूरा, ये भी पूरा का पूरा, चूंकि बल सब जानते हैं त्वरण के लंबवत दिशा में परिणामी बल कितना होगा, 0 होगा। तो ऊपर की तरफ लगने वाला बल बराबर नीचे की तरफ लगने वाला बल। तो भैया क्या हुआ, m बराबर कितना हो गया, m1 प्लस m2 इंटू जी। आप देखो धरातल ने इस पे कितना बल लगाया था, m1, धरातल ने इस पे कितना बल लगाया था, m3। तो धरातल की वजह से ऊपर की तरफ लगने वाला कुल बल m1 प्लस m3। m1 की वैल्यू ढूंढो, ये रही m1 जी, m3 की वैल्यू ढूंढो, वो रही m2 जी, समीकरण 4। तो ये आ गया m1 प्लस m2 इंटू जी। तो आप चाहते तो ये एक और शॉर्टकट तरीका था, जब इसको एक निकाय मान के, लेकिन निकाय तभी मानेंगे दो या दो से मिलाकर अधिक पिंडों को मिलाकर एक निकाय तब मानेंगे जब दोनों का त्वरण समान होगा। अगर दोनों का त्वरण समान नहीं है, अलग अलग है, तो फिर अपन को इनको एक साथ लेके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि फिर जब दोनों का त्वरण अलग अलग है तो फिर कॉमन त्वरण अपन नहीं लिख सकते। लेकिन हाँ, अपने लेवल पर जितने भी प्रश्न आएंगे उन सब में क्या होगा, त्वरण समान होगा। कुछ समझ में आया, राइट डाउन कर लीजिए। मैंने 2-3 तरह से इस क्वेश्चन को कर दिया है, ठीक है। अब की बार अपन 2 पिंड ना लेकर 3 पिंड लेते हैं, देखिए क्या होता है। 3 पिंड लेते हैं, ठीक है साहब।
सब क्षैतिज धरातल पर रखे हुए, ये M1 है, ये M2 है और ये M3 है। तो ये तीन पिंड है साहब, M1 M2 M3, ये एक क्षैतिज धरातल पर रखे। इन पिंड की सतह और धरातल के मध्य कोई घर्षण बल नहीं है। आपने अगेन एक क्षैतिज बल लगाया F, तो तीनों के तीनों पिंड एक साथ चलेंगे, समान त्वरण से चलेंगे। तो आपको क्या करना है, इस निकाय का त्वरण बताना है या तीनों का त्वरण बताना है और इनके मध्य लगने वाला आपस में जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है वो बताना है। ठीक है, तो माना कि तीनों के तीनों एक समान त्वरण ऐसे चलते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपकी निकाय में ये तीन पिंड है, M1 M2 और M3। ठीक है, ये M1 हो गया, ये M2 हो गया और ये M3 हो गया। आपने क्या करा, एक क्षैतिज बल लगाया F, जिसकी वजह से ये सारे के सारे समान त्वरण से गति कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न करने के लिए मैं पहले तो बिल्कुल बेसिक पे चल जाता हूँ, फिर शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा आपको फटाफट करने की। तो क्या करेंगे, इस तरह के प्रश्न सोल्व करने के लिए सेट स्टेप्स है। पहला स्टेप क्या है, सेलेक्ट द बॉडी, तो मैंने M1 को सेलेक्ट कर लिया। दूसरा स्टेप है इस पर लगने वाले बल, तो फटाफट बल बना दो। M1G N1, ये जो धरातल है इसकी वजह से ये धरातल को नीचे टक्कर करेगा तो धरातल इसको ऊपर बल लगाएगी। तो अब तो डायरेक्ट ही बना दिया मैंने, धरातल वाला नहीं बनाया, डायरेक्ट बना दिया। ठीक है, इस बल F के कारण जैसे ये आगे जाना चाहेगा ये M2 को भिड़ेगा तो M2 पर बल लगाएगा। इसको मैंने R1 से प्रदर्शित कर दिया। तो जैसे इस M1 ने M2 को भिड़ा और भिड़ टक्कर मारी तो ये M2 M1 को नहीं छोड़ेगा, तो M2 भी M1 पर बल लगाएगा। तो ये R1 किस पे भैया, M2 पर है, ये R1 किस पे, M1 पर है। ठीक है कि नहीं, ये बात क्लियर। क्या इस M1 पर और कोई बल लग रहा है क्या, नहीं लग रहा। और जब नहीं लग रहा तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1, तो भैया M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया मैंने, आप लोगों ने बोला। तो एक तो लगा M1G, एक धरातल के कारण अभिलंब प्रतिक्रिया बल N1, एक M2 के कारण अभिलंब प्रतिक्रिया बल R1 और एक आपने जो बल लगाया था F। ठीक है, इसका द्रव्यमान M1 है, इसका त्वरण A। अब की बार मैं डायरेक्ट करूंगा। अगर मैं त्वरण की दिशा की बात करूंगा तो त्वरण की दिशा में जो परिणामी बल आएगा, त्वरण की दिशा में जो परिणामी बल आएगा वो क्या आएगा, इन सब बलों का त्वरण की दिशा में घटक का योग। N1 का त्वरण की दिशा में घटक 0, M1G का त्वरण की दिशा में घटक 0, F का त्वरण की दिशा में घटक F का F, R1 का R1 लेकिन दिशा में विपरीत। तो ये त्वरण की दिशा में परिणामी बल हो गया, त्वरण की दिशा को मैंने x बोल दिया, उसके लंबवत को y बोल दिया। ये त्वरण की दिशा में परिणामी बल हो गया और अपन सब जानते हैं परिणामी बल किसके बराबर होगा, द्रव्यमान इंटू त्वरण। चूंकि त्वरण की दिशा की बात करें तो त्वरण भी का घटक आएगा त्वरण की दिशा में, त्वरण का त्वरण की दिशा में घटक पूरा का पूरा। तो F माइनस R1 इक्वल टू M1A, समीकरण नंबर 1। अगर आप त्वरण के लंबवत दिशा में देखना चाहेंगे, त्वरण के लंबवत दिशा में देखना चाहेंगे तो चलो सिस्टमैटिक वे में लिख देता हूं। त्वरण के लंबवत दिशा में क्या होगा भैया, क्या होगा, इस N1 का घटक पूरा का पूरा धनात्मक दिशा में प्लस, इस M1G का घटक पूरा का पूरा ऋणात्मक में माइनस, इस F का घटक 0, R1 का घटक भी 0 बराबर परिणामी बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, त्वरण का त्वरण के लंबवत दिशा में घटक 0। तो जनाब N1 माइनस Mg की वैल्यू 0 आ गई, तो इसका मतलब N1 इक्वल टू कितना हो गया, M1G, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब अपन M2 पर आते हैं। इस M2 पर कौन कौन से बल लग रहे हैं, एक तो M1 ने बल लगा दिया, M1 ने बल लगाया किस पे,
M2 पर, M1 पे क्या हुआ, M1 पर आपने बल लगाया F, इस F की वजह से जैसे M1 आगे जाना चाह ये M2 को भिड़ा। अब M1 ने M2 पर बल लगाया तो इस बल की वजह से जैसे ही आगे जाना चाहेगा ये M3 को भिड़ेगा, तो M3 पर बल लगाएगा ये इधर की तरफ, तो M3 नहीं छोड़ेगा, बोलेगा अरे M2 ने टक्कर मारी मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, तो M3 भी M2 पर बल लगाएगा किधर की तरफ, विपरीत दिशा में। इस M2 पर एक और बल लगा, कौन सा बल लगा, गुरुत्वीय बल M2G। इस बल के कारण जैसे नीचे जाना धरातल को दबाएगा तो धरातल इसको ऊपर की तरफ दबा देगा, वाजिब बात है, ठीक है। तो भैया लोगों अपन क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2 बना देते हैं। तो ये M2 हो गया, एक तो बल लगा M2G ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ, एक M1 की वजह से लगा अविलंब प्रतिक्रिया बल, एक M3 की वजह से लगा अविलंब प्रतिक्रिया बल, और एक धरातल की वजह से लगा अविलंब प्रतिक्रिया बल। तो ये मैंने M2 पर लगने वाले बल प्रदर्शित कर दिए, ठीक। ये M2 भी एक त्वरण से गति कर रहा है क्षैतिज दिशा में, तो अगर मैं घटक लूं त्वरण की दिशा में घटक लूं तो त्वरण की दिशा में लगने वाला परिणामी बल क्या होगा, इन सब बलों का त्वरण की दिशा में जो घटक होगा उसके योग के बराबर, N2 का घटक 0, M2G का घटक 0, R1 का घटक पूरा का पूरा, R2 का घटक पूरा का पूरा लेकिन ऋणात्मक दिशा में, तो ये परिणामी बल हुआ x दिशा में, परिणामी बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, चूंकि ये घटक परिणामी बल x दिशा में तो त्वरण का भी घटक आएगा x दिशा में, लेकिन त्वरण पूरा का पूरा खुद x दिशा में तो त्वरण का खुद की दिशा में घटक सेम टू सेम, तो R1 माइनस R2 इक्वल टू क्या बन गया M2A, इक्वेशन नंबर 3। अगर मैं त्वरण के लंबवत दिशा की बात करूं अर्थात y दिशा की बात करूं तो M2 का घटक पूरा का पूरा, M2G का घटक पूरा का पूरा, इन दोनों का कोई घटक नहीं आएगा, अर्थात त्वरण के लंबवत दिशा में दो ही बल लगे। आप सब जानते हैं कि त्वरण के लंबवत दिशा में परिणामी बल शून्य है, अर्थात इस दिशा में परिणामी बल शून्य है। परिणामी बल शून्य कब आएगा, जितना बल ऊपर लगेगा उतना ही नीचे, तो ऊपर तो केवल एक लग रहा है और नीचे भी केवल एक लग रहा है, तो N2 बराबर तो ऊपर भी एक बल लग रहा है N2, नीचे भी एक बल लग रहा है M2G, तो क्या हो जाएगा N2 इक्वल टू M2G, इक्वेशन नंबर 4। तो साहब ये M2 के हिसाब से समीकरण आ गई। अब क्या करेंगे, सिस्टम में एक और पिंड बचा हुआ है M3। अब की बार M3 को चुनते हैं, इस पर लगने वाले बल देखते हैं। तो M1 ने M2 को टक्कर मारी, M2 आगे जाना चाहा तो M2 ने M3 को टक्कर मारी। अब M3 इस बल की वजह से आगे जाएगा लेकिन आगे कोई पिंड नहीं है, तो M3 किसी को भी टक्कर आगे नहीं मारेगा, तो ये इधर कोई इस दिशा में M3 किसी पर बल नहीं लगाएगा। तो इस M3 पर एक और बल लगा, कौन सा M3G नीचे की तरफ, जैसे ही नीचे जाना चाहेगा M3G की वजह से ये धरातल को टक्कर मारेगा, तो धरातल इसको ऊपर की तरफ टक्कर मारेगा, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M3 बना देते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M3 क्या होगा, M3 पर एक बल लगा M3G, एक बल लगा, कौन सा बल लगा, अभिलंब प्रतिक्रिया बल धरातल के कारण, और एक और बल लगा M2 के कारण। केवल ये तीन बल ही लगे बेचारे पर, किस पर, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M3। ये त्वरण आ गया। अब अगर अपन डायरेक्ट त्वरण की दिशा की बात करें तो ये तो साफ पता है इनका कोई घटक आएगा ही नहीं, तो परिणामी बल त्वरण की दिशा में केवल क्या होगा R2, और परिणामी बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। अरे भैया इसका द्रव्यमान तो M3 है तो M3 लिखो, तो R2 इक्वल टू M3A, समीकरण नंबर 5।
समीकरण नंबर क्या आएगी 5। त्वरण के लंबवत की बात करेंगे तो अपन ने देखा है कि त्वरण की लंबवत दिशा में परिणामी बल 0 है, तो जितना बल ऊपर लगेगा उतना ही नीचे, ये घटक पूरा का पूरा, ये घटक पूरा का पूरा, इसका कोई घटक नहीं आया, तो केवल 2 ही बल लगे परिणामी बल 0 होने के लिए। m3 इक्वल टू कितना हो गया m3 जी, समीकरण नंबर 6। अब अगर आपको निकाय का त्वरण बताना है या इनके मध्य लगने वाले अभिलंब प्रतिक्रिया बल बताने हैं तो आप क्या करेंगे, समीकरण 1, समीकरण 3 और समीकरण 5 का उपयोग करेंगे, क्योंकि समीकरण 2 इसके लिए, 4 इसके लिए और 6 इसके लिए, इनका इस दिशा में कोई प्रभाव नहीं है तो ये काम के ही नहीं आएंगे। तो अपन क्या करते हैं, समीकरण 1, समीकरण 3, समीकरण 5 को जोड़ते हैं, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 3 प्लस समीकरण 5 को आपने जोड़ा तो पता लगा, क्या पता लगा, यहाँ क्या है f माइनस r1, यहाँ r1 क्या है प्लस, इनको जोड़ेंगे ना लेफ्ट हैंड, तो माइनस r1 प्लस r1 खत्म, माइनस r2 प्लस r2 खत्म, अर्थात LHS में क्या रह जाएगा, केवल f। तो LHS में केवल f रह गया, RHS में देखो क्या रहा, m1a प्लस m2a प्लस m3a, a सब में से कॉमन आ गया, तो ये a इक्वल टू क्या हो गया, f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था, मैं ये त्वरण डायरेक्ट भी ला सकता था, मैं इस पूरे को क्या मान लेता, एक निकाय मान लेता, एक पूरा पिंड मान लेता, क्योंकि तीनों का त्वरण समान है। तो अब जब मैं इसको एक निकाय मानता तो इनके मध्य जो लगने वाले बल है वो मेरे लिए काम के नहीं है, क्योंकि इस सिस्टम पर बाहर से कितना बल लगा, F बल लगा, और F बल लगा कौन सी दिशा में लगा, क्षैतिज दिशा में। एक और बल लगेगा किधर की तरफ, गुरुत्वीय बल नीचे। इस पिंड का द्रव्यमान कितना होगा, तीनों को मिलाकर एक निकाय मानूंगा तो कितना होगा, m1 प्लस m2 प्लस m3, तो गुरुत्वीय बल लगेगा m1 प्लस m2 प्लस m3 इनटू g, और एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल लग जाएगा n ऊपर की तरफ, लेकिन अभिलंब प्रतिक्रिया बल n और गुरुत्वीय बल m1 प्लस m2 प्लस m3 इनटू g का क्षैतिज दिशा में कोई घटक नहीं आएगा, अर्थात क्षैतिज दिशा में तो बल कितना रहा f, तो क्षैतिज दिशा में लगने वाला परिणामी बल F हुआ, तो बल बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान इनटू त्वरण, और डायरेक्ट ये त्वरण यहां से आ सकता है। तो अगर आपको डायरेक्ट त्वरण निकालना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब अगर आपको इनके मध्य लगने वाला अभिलंब प्रतिक्रिया बल बताना है, m1 m2 के मध्य, m2 m3 के मध्य, तो अब आप क्या कीजिए, इस a का मान समीकरण 5 में रख दीजिए, तो ये m2 और m3 के मध्य, m2 और m3 के मध्य लगने वाला अभिलंब प्रतिक्रिया बल आ जाएगा, ठीक है। अब आप फिर क्या कीजिए, इस समीकरण में a का मान भर दीजिए, तो ये यहां से क्या आ जाएगा, m1 और m2 के मध्य लगने वाला अभिलंब प्रतिक्रिया बल। तो ये तो आप खुद सोल्व कर सकते हैं, कि ये भी मैं सोल्व करूं, कर लेंगे ना आप ये खुद, तो बस a का मान आप यहां रख देंगे, तो m2 और m3 के मध्य लगने वाला अभिलंब प्रतिक्रिया बल आ जाएगा, और यहां रख देंगे तो इस यहां रख देंगे, तो r1 सोल्व कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, m1 और m2 के मध्य लगने वाला अभिलंब प्रतिक्रिया बल, ठीक है। अब अपन फिर क्या करते हैं, दो या दो से अधिक पिंड लेते हैं, लेकिन अब की बार इन पिंडों को अपन क्या करेंगे, किसी रस्सी से बांधेंगे, ठीक है, किसी रस्सी से अपन इनको बांधते हैं। अब की बार अपन पिंड को एक रस्सी से बांधते हैं, तो ये m1 है, ये m2 है, और दोनों को एक रस्सी से बांधा। अपन ये रस्सी जो लेते हैं, ये रस्सी द्रव्यमानहीन लेते हैं, इस रस्सी का कोई द्रव्यमान नहीं है, और ये रस्सी
अविस्तारित लेते हैं, बोले तो खींचने पर इसकी लंबाई में कोई वृद्धि नहीं होती है। तो ये दोनों पिंड एक रस्सी से बने, ये क्षैतिज धरातल पर है, और अब मैं क्या करता हूं, इस पिंड M2 को एक भार से बल लगाकर खींचता हूं। आपको क्या करना है, अगर इस निकाय का त्वरण बताना है और क्या बताना है, रस्सी में उत्पन्न तनाव बल प्रदर्शित करना है। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। अभी फिर ये मान के चलेंगे पिंड और धरातल के मध्य कोई घर्षण बल नहीं है, तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये M1 हो गया, ये रस्सी हो गई, और ये आपका पिंड हो गया, ये आपने इस पर बल लगा दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए वही अपने पास टेक्निक क्या है कि इन दोनों पिंडों में से किसी एक पिंड को चुनिए, उस पर लगने वाले बल प्रदर्शित कीजिए, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के आधार पर समीकरण लिखिए, उसको वियोजित कर दीजिए दो लंबवत दिशाओं में, एक तो त्वरण की दिशा में, एक त्वरण के लंबवत दिशा में। तो वही काम मैं यहाँ करूंगा। तो सबसे पहले मैं M2 को चुन लेता हूं। तो इस M2 पर एक बल लगा, गुरुत्वीय बल M2 जी। इस गुरुत्वीय बल की वजह से जैसे ये नीचे जाना चाहेगा, धरातल को टक्कर मारेगा, तो धरातल इस पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगाएंगे। ठीक है, क्या होगा, इस क्षैतिज बल F की वजह से आप इसको पकड़ के खींच लेते, तो इस F की वजह से M2 जैसे ही आगे जाना चाहेगा, तो ये क्या करेगा, ये M2 के जो अणु होंगे वो रस्सी के अणुओं को अपनी ओर क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो रस्सी के अणुओं को आकर्षित करेंगे, तो रस्सी में तनाव बल उत्पन्न होगा कि ये M2 क्या करेगा, रस्सी को अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगा, तो रस्सी में एक तनाव उत्पन्न होगा T। तो जैसे ही ये M2 रस्सी को अपनी तरफ खींचेगा, रस्सी भी इस M2 को अपनी तरफ खींचेगी। ठीक है, तो ये तनाव बल किस पे लगा, M2 पर लगा। क्लियर। अब अगर अपन इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दें, तो फ्री बॉडी डायग्राम इसका बना दें, तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2 क्या होगा, ये आपका M2 है, इस पर एक बल लगा M2G, एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल N2 लगा, और एक लगा आपने पकड़ के खींचा, और रस्सी ने इस पर एक तनाव बल लगाया ठीक इधर की तरफ, ये त्वरण इस दिशा में है। ठीक है, तो देखा जाए तो इस पर लगने वाला परिणामी बल इन सब बलों का क्या होगा, सदिश योग होगा। लेकिन मैं काम थोड़ा फास्ट करता हूं, अब की बार थोड़ी स्पीड बढ़ा देते हैं। तो डायरेक्ट अपन क्या करते हैं, बात करते हैं परिणामी बल किधर की तरफ, त्वरण की दिशा में। त्वरण की दिशा को अपन कौन सी दिशा ले लेते हैं, x, और उसके लंबवत को क्या ले लेते हैं, y। तो त्वरण की दिशा बोले तो x दिशा, बोले तो क्षैतिज दिशा। तो भैया लोगों, इस M2 पर क्षैतिज दिशा त्वरण की दिशा में लगने वाला परिणामी बल क्या होगा, इन सभी बलों का त्वरण की दिशा में घटक के योग के बराबर होगा। N2 का घटक 0, M2 का 0, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा। अब तो मेरे साथ से फटाफट समझ में आ जाता होगा, T बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, और त्वरण का त्वरण की दिशा में घटक क्या आएगा, सेम टू सेम। तो F माइनस T इक्वल टू M2 है, समीकरण नंबर 1। और अब त्वरण के लंबवत दिशा की बात करेंगे, त्वरण के लंबवत दिशा की बात करेंगे, तो क्या होगा भैया लोगों, क्या होगा भैया लोगों, इस N2 का घटक पूरा का पूरा, M2G का भी घटक पूरा का पूरा, इसका कोई घटक नहीं, इसका कोई घटक नहीं। तो त्वरण के लंबवत दिशा में दो ही बल लगे, एक तो M2 और एक M2G लगा, दो ही बल लगे भैया लोगों। चूंकि त्वरण के लंबवत दिशा में परिणामी बल शून्य होता है, तो ऊपर की तरफ लगने वाला बल बराबर नीचे की तरफ लगने वाला बल। समीकरण नंबर 2। इस M2 का खेल खत्म हो गया, इस M1 पर आए। तो अगर आप इस M1 पर आते हैं तो गौर फरमाइएगा क्या हुआ, इस M2 ने रस्सी को अपनी तरफ खींचा, तो रस्सी M2 के साथ जाना चाहती है। तो जैसे ये रस्सी M2 के साथ जाना चाहेगी, तो यह रस्सी इस M1 को अपनी तरफ खींचेगी। तो इस रस्सी के कारण M1 पर एक बल लगेगा,
इस रस्सी के कारण M1 पर एक बल लगेगा। पूरी रस्सी में तनाव क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि अपने रस्सी द्रव्यमान नहीं लिए। तो जैसे ही रस्सी M1 को अपनी तरफ खींचेगी, M1 भी रस्सी को अपनी तरफ खींचेगा। तो पता है ये वाला रस्सी पर है M2 के कारण, ये M2 पर है रस्सी के कारण, ये M1 पर है रस्सी के कारण, और ये रस्सी पर है M1 के कारण। तो क्या हुआ देखना, समझते हैं। M2 आगे गया, तो M2 जैसे आगे जाएगा, M2 क्या करेगा, रस्सी को अपनी तरफ खींचेगा, रस्सी को साथ ले जाने की कोशिश करेगा। तो रस्सी M2 पर बल लगाएगी। अब रस्सी बोलेगी यार M2 ने मेरे को पकड़ के खींच रहा है, तो चूंकि रस्सी इस M1 से बंधी हुई है, तो ये M1 को अपनी तरफ खींचेगी। तो रस्सी क्या करेगी, इस M1 पर एक बल लगाएगी। जैसे ही रस्सी M1 पर बल लगाएगी, तो M1 भी रस्सी पर बल लगाएगा। ठीक, और यही वजह, पता है क्या, यही वजह कि जब आप इस M2 पर बल लगाते खींचते M2 को है, लेकिन साथ साथ M1 भी खींचता है। क्यों खींचता है? अब आप बोलेंगे सर रस्सी से बंधा हुआ है, तो रस्सी से बंधा होने से हुआ क्या कि रस्सी की वजह से इस M1 पर बल लगा, और इस बल की वजह से वो M1 चला। तो बल तो अपन ने M2 पर लगाया था, बल तो अपन ने M2 पर लगाया था, लेकिन M1 क्यों क्षैतिज दिशा में चला? M1 जी की वजह से क्षैतिज पे नहीं चलेगा, अभिलंब प्रतिक्रिया बल की वजह से क्षैतिज पे नहीं चलेगा, वो किसकी वजह से चलेगा? रस्सी के कारण इस M1 पर लगने वाले तनाव बल की वजह से चलेगा। इस पर एक और बल लगा M1 जी, ये धरातल को नीचे दबाएगा, तो धरातल क्या करेगा, इसको ऊपर की तरफ दबा देगा। ठीक, अब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1 क्या होगा, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1 क्या होगा, इस M1 पर एक फोर्स लगा, कौन सा लगा भैया, M1 जी नीचे, अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगा ऊपर, और रस्सी के कारण तनाव बल लगा T, और इसके अंदर ये त्वरण उत्पन्न हो गया। तो अब अगर अपन त्वरण की दिशा की बात करें, तो डायरेक्ट त्वरण की दिशा की बात करें, तो इस M1 पर त्वरण की दिशा में लगने वाला परिणामी बल क्या होगा? अध्यारोहण के सिद्धांत के अनुसार इस पर लगने वाले सभी बलों का त्वरण की दिशा में घटक बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण का त्वरण की दिशा में घटक M1A। समीकरण नंबर 3, त्वरण के लंबवत दिशा की बात करें, तो त्वरण के लंबवत दिशा की बात करें, तो त्वरण के लंबवत दिशा में तो परिणामी बल शून्य है, इसका कोई घटक नहीं आएगा, ये पूरा पूरा, ये पूरा का पूरा, तो M1 इक्वल टू कितना हो गया, M1 जी। समीकरण नंबर 4, बस अब आप इन समीकरणों को सोल्व कर लेंगे, 1 और 3 को जोड़ देंगे, तो समीकरण 1, और जब आप समीकरण 3 को जोड़ेंगे तो भैया लोगों क्या होगा, F माइनस टी, और यहाँ T है, LHS LHS जुड़ेगा, T से T कैंसिल हो गया, केवल क्या रह जाएगा F, RHS RHS को जोड़ देंगे तो एक कॉमन आ जाएगा, मर्डर हो गया है तो एक कॉमन आ गया, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन M1 प्लस M2। अब आप इस A का मान कहाँ रख दो, समीकरण 3 में रख दो, तो जैसे समीकरण 3 में रख दिया तो तनाव आ गया, दोनों पिंडों के मध्य जो रस्सी बंधी हुई थी, तनाव कितना आ गया, M1 इंटू F अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है साहब, अब अपन क्या करते हैं, अब एक ऐसा निकाल लेते हैं जिसमें 2 पिंड की जगह 3 पिंड है जो रस्सी से बंधे हुए हैं। मान लीजिए
तीन पिंड है M1, M2 और M3। ये तीनों क्षैतिज धरातल पर है, रस्सी से बंधे हुए दो दो रस्सियां यहाँ पर, एक में जो M1 M2 को बांधा है और दूसरी रस्सी भी जिसने M2 M3 को बांधा है। और आप क्या करते हैं, इस M3 को F बल से क्षैतिज दिशा में एक बल लगाते हैं F से। तो आप सब जानते हैं जैसे मैं इसको खींचूंगा M2 और M3 भी साथ साथ चलेंगे, तो तीनों के अंदर त्वरण सेम रहेगा। या फिर अपन मान के चल रहे पिंड की सतह और धरातल के मध्य कोई घर्षण बल नहीं है। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो ये धरातल हो गया, ये M1, ये M2 और ये M3, ये बल हो गया। इस तरह का क्वेश्चन सोल्व करने का सेट पैटर्न है। सबसे पहले कोई सा भी प्रिंट चुन लीजिए, मैंने M3 चुन लिया। अब मेरे को क्या करना है, इस M3 पर लगने वाला बल देखना है। तो M3 पर एक बल लगेगा, कौन सा बल लगेगा, गुरुत्वीय बल M3G। इसकी वजह से एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल लग जाएगा M3 ऊपर, क्योंकि इस बल की वजह से जैसे नीचे जाना चाहेगा धरातल को दबाएगा, तो धरातल इसको ऊपर की तरफ दबाएगा। अब क्या होगा, इस F बल की वजह से जैसे ये आगे जाना चाहेगा, ये M2 इस बल की वजह से जैसे M3 आगे जाना चाहेगा, M3 चूंकि रस्सी से बंधा हुआ है तो ये रस्सी को अपनी तरफ खींचेगा, पकड़ के खींचेगा। तो रस्सी में एक तनाव बल उत्पन्न हो गया T2 इसके लिए क्योंकि लंबी एक और रस्सी है, वहां मैं T1 लूंगा। तो ये किस पर हुआ, रस्सी पर हुआ, किसकी वजह से, M3 के कारण। ठीक है, तो जैसे ये M3 इस रस्सी को खींचेगा तो ये रस्सी थोड़ी छोड़ेगी, रस्सी भी पकड़ेगी। तो रस्सी क्या करेगी, M3 पर बल लगाएगी किधर की तरफ, विपरीत दिशा में। तो अगर मैं इस M3 का फ्री बॉडी डायग्राम बना दूं तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M3 क्या होगा, ये M3G हो गया, ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल M3, ये F और ये तनाव बल T2। त्वरण इधर है तो खटाखट समीकरण लिख दें। त्वरण की दिशा में क्या होगा भैया, त्वरण की दिशा में इसका कोई घटक नहीं, ये पूरा, तो परिणामी बल डायरेक्ट लिख दिया, Tf माइनस T2 बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। त्वरण की लंबवत दिशा में, त्वरण की लंबवत दिशा में कोई घटक नहीं दोनों का, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा। तो N3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, M3G। समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया मेरे को। अब M2 को चुनते हैं, M2 को चुनते हैं तो क्या हुआ, इस M3 की वजह से M3 ने रस्सी को खींचा, तो ये रस्सी इस तनाव बल T2 की वजह से आगे जाना चाहेगी। जैसे इस तनाव बल T2 की वजह से आगे जाना चाहेगी, ये रस्सी चूंकि M2 से बंधी है तो ऐसे बोलेगी यार मेरे को जाना पड़ेगा, तो ये क्या करेगी, इस M2 को भी अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगी। तो M2 पर रस्सी के कारण तनाव बल लगेगा, तो अब की बार M2 भी नहीं छोड़ेगा, तो M2 क्या करेगा, इस रस्सी पर एक तनाव बल लगाएगा इधर की तरफ। तो ये रस्सी पर तनाव बल है, किसकी वजह से, M2 की वजह से। अब एक और देखना, M2 पर एक बल लगा M2G, अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगा N2। तो क्या हुआ, M3 को आपने खींचा तो M3 ने रस्सी को खींचा, रस्सी ने क्या करा, M2 को खींचा, T2 बल M2 पर लगा। इस T2 बल की वजह से जैसे रस्सी आगे जाना चाहेगी, इस T2 बल की वजह से जैसे ही M2 आगे जाना चाहेगा, M2 चूंकि रस्सी से बंधा हुआ है तो ये M2 भी क्या करेगा, इस रस्सी को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये तनाव बल हुआ किस पर, रस्सी A पर, किसकी वजह से, M2 की वजह से। तो यह रस्सी क्या करेगी, इस M2 को अपनी तरफ खींचेगी। अलग अलग रस्सियां हैं तो तनाव भी अलग अलग होगा, लेकिन एक रस्सी पर तनाव क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो इस M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बना दे भैया लोगों। तो आपने कहा तो मैंने M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया।
तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2, तो ये रहा भैया लोगों, ये M2G, ये इसके कारण तनाव, ये इस वाली के कारण तनाव, और ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल N2। ठीक बात। ये त्वरण किधर की तरफ होगा, इस दिशा में, तो घटक ले ले त्वरण की दिशा में, तो त्वरण की दिशा में घटक देखे तो क्या आएगा भैया लोगों, इसका घटक 0, त्वरण की दिशा मतलब त्वरण की दिशा में परिणामी बल, इसका घटक 0, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा, लेकिन विपरीत दिशा में है, तो T2 - T1 बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। चूंकि त्वरण इधर की तरफ है तो मैं इस वाली दिशा को प्लस लूंगा, इसके विपरीत को माइनस लूंगा। समीकरण नंबर 3, त्वरण के लंबवत दिशा में, त्वरण के लंबवत दिशा में क्या होगा, परिणामी बल 0, इसका कोई घटक नहीं आएगा, ये दोनों पूरे के पूरे आ जाएंगे। परिणामी बल 0 होने के लिए N2 किसके बराबर होगा, M2G के बराबर होगा। ठीक है साहब। अब F1 पर आते हैं। इस F1 पर कौन कौन से बल लगे देखे तो, एक तो लगा M1G और अभिलंब प्रतिक्रिया बल धरातल की वजह से N1 ऊपर की तरफ। अब क्या हुआ, इस M2 ने इस रस्सी को अपनी तरफ खींचा, तो इस रस्सी को M2 के साथ जाना पड़ेगा। जैसे ये रस्सी M2 के साथ जाएगी आगे, क्योंकि ये रस्सी M1 के साथ बंधी हुई है, तो ये M1 को अपनी तरफ खींचेगी, अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगी। तो ये किस पर हुआ, M1 पर हुआ, तो ये M1 भी रस्सी को अपनी तरफ खींचेगा। ये किस पे हुआ, रस्सी पर ही हुआ, किसकी वजह से, M1 की वजह से। लेकिन इस M1 पर तो ये वाला बल लगा, ये लगा और ये लगा। फ्री बॉडी डायग्राम बना दे और खेल खत्म करते हैं इसका। तो भैया लोगों, एक बल लगा M1G, एक बल लगा अभिलंब प्रतिक्रिया बल और एक रस्सी के कारण तनाव बल। खेल खत्म हो गया। इस त्वरण की दिशा की बात करो तो त्वरण की दिशा में परिणामी बल, इसका कोई घटक नहीं, इसका कोई घटक नहीं, तो त्वरण की दिशा में परिणामी बल केवल कितना रहा, T1, और परिणामी बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है। समीकरण नंबर 5, त्वरण के लंबवत दिशा में, त्वरण के लंबवत दिशा में इसका कोई घटक नहीं, पूरा 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 पूरा। त्वरण के लंबवत दिशा में परिणामी बल कितना होता है, 0। ऊपर की तरफ लगने वाला बल बराबर नीचे की तरफ लगने वाला बल। समीकरण 1, 3 और 5 को जोड़ देंगे, त्वरण आ जाएगा, उस त्वरण का मान इसमें और इसमें रख देंगे, तो रस्सी में पर तनाव बल भी प्राप्त हो जाएंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही बहुत है। अभी अपन इस पर बेस्ट और बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।